जितने लोग सभागार में खड़े हैं, मेरा निवेदन है बैठ जाए। जितने लोग खड़े हैं वो बैठ जाए। आप सभी लोगों को सुप्रभात। और यहाँ के मैंने शब्द सीखा, जब उसका मैंने मतलब भी ढूंढा तो मुझे बड़ा अच्छा शब्द लगा। आप सभी को जोहार। हम आज इस संस्थान का पहला स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। हम भारतवर्ष का 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए सभी एकत्रित हुए हैं। स्वतंत्रता दिवस हमको सिर्फ अंग्रेजों से आज़ादी का आभास नहीं दिलाता है। हम सिर्फ ये सोचें कि हम आज़ाद हुए थे इसलिए हम सेलिब्रेट करते हैं। स्वतंत्रता दिवस हमको सही मायने में हमारी एकता और एकजुटता का आभास भी कराता है। इस हॉल में जितने लोग बैठे हैं वो अलग अलग जगह से होंगे, अलग अलग प्रांत से होंगे, अलग अलग समुदाय से होंगे, अलग अलग रिलीजन को मानने वाले होंगे, लेकिन आज के दिन सब एक होते हैं। तो हमारे देश की एकजुटता को भी दिखाता है कि हम एक दिन अपने अपने त्योहारों को भूलकर एक नेशनल त्योहार, राष्ट्रीय पर्व की तरह एकत्रित होकर उसको सेलिब्रेट करते हैं। यदि हम अपना इतिहास देखें तो आज से 74 साल पहले तक हम पर अंग्रेजों का शासन था। 200 साल तक अंग्रेजों ने हम पे शासन किया और कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान दिया और उनके प्रयासों की वजह से हमारा देश आज़ाद हो पाया। आज हम गर्व से कह पाते हैं कि हम आज़ाद भारत के नागरिक हैं, कि हम पूर्णतः स्वतंत्र हैं और हम एक आज़ाद भारत के नागरिक हैं। आप में से कोई ऐसा है, शायद ही कोई हो, जो 1947 से पहले पैदा हुआ है? नहीं होगा, जो रिटायर हो चुका होता। ठीक है, तो हम सब भाग्यशाली हैं कि हम सब स्वतंत्र भारत में ही पैदा हुए हैं। हमने वो समय ही नहीं देखा है जो वाकई भारत के लिए कठिन समय था। हम सब ने एक स्वतंत्र भारत में जन्म लिया, हम स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं, हम स्वतंत्र भारत को बना रहे हैं। हमने वो आज़ादी की लड़ाई का अंदाज़ा भी नहीं किया जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे सेनानियों ने किया होगा। कुछ लोग इस हॉल में बैठे हैं जो, उनको मैं ज़रा सा बता दूं कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस दो अलग शब्द हैं। जब अंग्रेजों ने 200 साल में शासन किया तो साल 1857 से लेकर 1947 तक आज़ादी की जंग लड़ी गई। इतने सालों की, 90 साल की लड़ाई के बाद आपको आज़ादी मिली। तो आप उसका महत्व समझ सकते हैं कि 90 साल तक लोग, कितनी जनरेशन उसमें निकल गई होंगी आज़ादी की जंग में। 1947 में 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को आपकी आज़ादी का ऐलान हुआ। तब आप एक स्वतंत्र देश माने गए। जब हम स्वतंत्र हुए उसको हम कहते हैं स्वतंत्रता दिवस। उसके लगभग 3.5 साल बाद 26 जनवरी 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, जो कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट किया गया और हम तब एक रिपब्लिक बने, गणराज्य बने, गणतंत्र बने। उसको हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। तो ये 2 दिन हमारे लिए बहुत महत्व के हैं और ये दोनों ही एक तरीके से राष्ट्रीय पर्व है, क्योंकि ये एक नेशनल हॉलीडे इसको ना माना जाए, इसको नेशनल फेस्टिवल माना जाए। और आगे भी मैं उम्मीद करूंगा कि जब भी संस्थान में ये 2 कार्यक्रम होंगे, किसी को भी छुट्टी की इजाजत नहीं दी जाएगी। आपका आना अनिवार्य है। हाँ, कोई ऐसी स्थिति आ जाती है कि जिसमें आपका जाना अति आवश्यक है, वो विचार किया जा सकता है। यदि हम स्वतंत्रता दिवस के बारे में थोड़ा सा विस्तार में जाने की कोशिश करें तो कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जानों की आहुति दी, प्राणों की आहुति दी। कई 20 साल के, 19 साल के युवा फांसी पे झूल गए। आप उनके पेरेंट्स का, उनके माँ बाप का सोचिए और उनके जुनून को सोचिए। आज 19 साल के बच्चे से आप कुछ कहिए देश के लिए आप क्या करना चाहते हैं, शायद ही कोई होगा कि मन से कहेंगे मैं फांसी में झूलने को तैयार हूँ, कुछ भी करने को तैयार हूँ। और तरीके से कर सकता है, लेकिन उनका जुनून सोचिए कि जिन लोगों ने उस समय देश के लिए एक बार भी नहीं सोचा और फांसी पे झूलने को तैयार हुए।
एक बड़ी अच्छी कविता है कि जो लोग माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखी थी, पुष्प की अभिलाषा। उन्होंने लिखा था कि फूल जो है उसकी क्या इच्छा है। तो उन्होंने लिखा था कि चाहा नहीं मैं सुर बाला के बालों में गूंथा जाऊं, चाहा नहीं मैं प्रेमी माला में बिन प्रेयसी को ललचाऊं, चाहा नहीं मैं सम्राटों के सर पर चढ़ाया जाऊं, चाहा नहीं मैं देवों के सिर चढ़ अपने भाग्य को इखलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पद पर देना फेंक जिस पद पर शीश झुकाने जाते वीर अनेक। अब आप एक पुष्प की अभिलाषा सोचिए कि वो चाहता है कि मुझे उस रास्ते पे फेंक दीजिए जहां लोग देशभक्ति के लिए सर झुकाने जाते हैं। तो ये एक बहुत ही मार्मिक वो है। कई आज का दिन जो मनाते हैं, हमारा देश, भारत देश लगभग 60% हमारी जो जनसंख्या है वो युवाओं की है। तो एक हमारा देश एक युवा देश माना जाता है और युवाओं में पूरी शक्ति है इस देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत आगे ले जाने की, उनमें पूरी क्षमता है और वो उसको प्रूव भी करते हैं। लेकिन आज का दिन उन युवाओं के लिए भी है कि उनको याद दिलाया जाए कि भाई किन किन लोगों ने आपके लिए शहादत दी थी या कौन कौन लोग शहीद हुए थे। जैसे कुछ नाम हम हमेशा याद करते हैं, मंगल पांडे, सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु, सहदेव, अशफाकुल्ला खां, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये सब लोग थे जिन लोगों ने वाकई देश के लिए मेहनत की और आज आप उसको कह सकते हैं फख्र के साथ कि हम आज़ाद देश हैं। तो आज का दिन उन लोगों का स्मरण करने का, उनकी कुर्बानियों को याद करने का और अपने आने वाली पीढ़ी को, अभी मैं डॉक्टर सुबोध के बेटे से मिल रहा था, ये जनरेशन है जिनको हमारी जनरेशन की जिम्मेदारी है बताया जाए कि चंद्रशेखर आज़ाद कौन थे, भगत सिंह कौन थे, महात्मा गांधी कौन थे। तो ये दिन इसलिए भी मनाया जाता है। हम सब भारतीय हैं, हम सब वी फील प्राउड वी आर इंडियन। लेकिन मैं कुछ सवाल इस सभा में करना चाहूँगा, सिर्फ नाम पूछना चाहूँगा किसने कहा था। यदि मैं कहूँ ये किसने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। वेरी गुड, अल्लामा इकबाल। मैंने डॉक्टर पांजी से रिक्वेस्ट की थी कि जो सही बता रहे हैं उनको एक प्राइज बाद में दे दीजिएगा, ठीक है। वंदे मातरम का नारा किसने दिया था? वेरी गुड, बंकिम चंद्र चटर्जी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर हूं, बाल गंगाधर तिलक। वेरी गुड। सत्यमेव जयते, हमारी जो अशोक चक्र लाट है उसके नीचे लिखा रहता है सत्यमेव जयते। ये है जी पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय। करो या मरो, करो या मरो, महात्मा गांधी। वेरी गुड। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। नहीं, राम प्रसाद बिस्मिल। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूं। वेरी गुड। मतलब आप ये देखिए कि मतलब यदि मानो तो 50-60% आंसर ठीक थे, लेकिन 40% गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यदि हम जिस राज्य में बैठे हैं, झारखंड में, झारखंड का भी फ्रीडम फाइटिंग में बहुत योगदान है। मैंने जब मैं यहाँ इसके लिए मैं कल ही बैठ के शाम को थोड़ा सा अपने मोबाइल में देख रहा था, तो मुझे कुछ नाम ऐसे मिले जिनको वाकई पढ़ के बहुत गर्व लगा कि यहाँ का कितना बड़ा योगदान है। एक बड़ा नाम मैंने पढ़ा, वो था तालिका माझी। तालिका माझी एक ट्राइबल आदिवासी लीडर थे यहाँ के, और उन्होंने 1857 में जब आज़ादी की जंग शुरू हुई, उससे 100 साल पहले अंग्रेजों से लड़ाई छिड़ गई थी। तो उन्होंने 100 साल पहले उनका विद्रोह शुरू कर दिया था और 1857 में हमारी फर्स्ट इंडस वॉर शुरू हुई थी। तो 100 साल पहले यहाँ से उसकी बिगुल बच चुकी थी कि हमें आज़ादी चाहिए। दूसरा बड़ा नाम बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा, मैं जो रांची का शायद एयरपोर्ट उनके नाम पे है, तो उनकी याद में राज्य ने एक एयरपोर्ट
दिया है, उनका योगदान बहुत बड़ा है। जब मैं यहाँ आया, जब मैंने ज्वाइन किया था, उसके 2-3 दिन बाद ही एक बड़ा दिन मनाया गया, जिसका था सिद्धो कानू, 2 भाई थे, उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और उनके नाम पे यूनिवर्सिटी भी है। फिर मैं देखा उनके नाम पे यूनिवर्सिटी भी है। तो ये कुछ बड़े नाम है, मैं कुछ ही ले पा रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे इतना ही समझ में आया है यहाँ। तो आप देखिए कि देश के हर कोने से आज़ादी में योगदान है। तो झारखंड से भी उतना ही योगदान है जितना पूरे देश के किसी कोने से। यदि हम देश की बात करें तो हमें 74 साल हो चुके हैं और 74 साल में हम विश्व में अपना स्थान बना चुके हैं और हम इन दशकों में देश ने बहुत प्रगति की है। आज हम एक देश की विश्व की महान शक्तियों में गिने जाते हैं, चाहे वो शिक्षा का स्तर हो, चाहे वो शिक्षा का स्तर हो, चाहे चिकित्सा का हो, वित्त का हो, उद्योग का हो, परमाणु ऊर्जा का हो, चाहे आपका इसमें खेल का हो, इन सब में हमने अपनी विश्व में एक मान्यता बनाई हुई है और हर साल हम कुछ ना कुछ अचीव कर रहे हैं। अभी आप सबने देखा कि अभी कुछ महीनों से हमारा चाइना से, पाकिस्तान से जब एक थोड़ा सा टेंशन का फेज आया तो पूरा विश्व हमारे साथ खड़ा था। ये विश्व आपके साथ इसीलिए खड़ा है क्योंकि आपने वो स्थान विश्व में अपना बना रखा है। स्वतंत्रता का अर्थ होता है पूर्ण आजादी। यदि आपसे मैं किसी से एक दिन पूछूं, आप अपने बच्चों को एक दिन कहिएगा कि हम एक दिन तुम्हें अपने मन का नहीं करने देंगे। आप सिर्फ अपने घर में एक्सपेरिमेंट कीजिए, अपने बच्चे से कहिए कि आज सिर्फ तुम वो करोगे जो मैं तुम्हें कहूंगा, तुम अपनी मर्जी का कुछ नहीं करोगे। आप देखिए, आपको घर छोड़ के जाना पड़ेगा उसे। बस आप अपने बच्चों को पूर्ण आजादी में भी इंटरफियर करेंगे, उस पर बच्चा फोकस कर देता है। और आप सोचिए, हमारे ऊपर अंग्रेजों ने 200 साल राज्य किया और हमें कोई आज़ादी नहीं मिली, तो उसकी वैल्यू आप एक बार समझने की कोशिश कीजिए, जो आज़ादी आपको मिली हुई है। आज़ादी, it is nothing is more precious than independence and liberty. But independence and freedom is nothing but a chance to improve. आज़ादी का मतलब ये नहीं होता है कि मैं आज़ाद हो गया हर चीज़ करने के लिए, अब मुझे कुछ नहीं करना। आज़ादी का मतलब होता है मैं अच्छा करने के लिए अपनी मर्जी से आज़ाद हो गया कि अब मुझे और अच्छा करना है। मैं इसका उदाहरण अपने एम्स में लाता हूँ कि हमारा जो ये संस्थान है एम्स, ये बाकी जो हमारे और कर्मचारी हैं उनकी जानकारी के लिए है ये कि हमारा संस्थान और संस्थानों से थोड़ा अलग है। हम एक मंत्रालय के अंडर जरूर हैं क्योंकि हमको गवर्न करने के लिए मंत्रालय है, लेकिन हमें कई चीज़ों में एक ऑटोनॉमी या हमें इंडिपेंडेंस है, हमें स्वाधीनता है, हमें ये स्वतंत्रता है कि हम कई चीज़ें ऐसी कर सकते हैं जो हम और जगह नहीं हो रही हैं या देश की जरूरत है। तो ये चीज़ हमारी ऑटोनॉमी इंडिपेंडेंस है और ये फैकल्टी के लिए भी कहूँगा, हमें इसका एक प्रॉपर यूज़ करना चाहिए टू इम्प्रूव। तो हमें इसको भी यूज़ करना चाहिए कि यदि हम स्वतंत्र हैं किन्हीं चीज़ों में MCI से, तो हमें कैसे बेटर होना है उन चीज़ों में, ये भी हमको सोचना है। आज का दिन कार्यालयों में गैर कार्य दिवस कहा जाता है। मैं गैर कार्य दिवस वर्ड इसलिए यूज़ करता हूँ कि मैं छुट्टी नहीं मानता, क्योंकि 15 अगस्त 26 जनवरी छुट्टी नहीं है। आपके ये ना कोई समझे जो कर्मचारी है, जो सरकारी में काम है, जो भी भारत का नागरिक है, वो छुट्टी का दिन नहीं है, वो गैर कार्य दिवस है। गैर कार्य दिवस इसलिए है कि आज हम सब अपने रूटीन काम को छोड़ के अपने आज़ादी की जो जंग थी उसको रिकैप्चुलेट करते हैं, उसको याद करते हैं, स्मरण करते हैं। तो ये गैर कार्य दिवस के उसमें ना लिया जाए 26 जनवरी 15 अगस्त में भी। एक ये है कि ये मत पूछो कि वतन ने तुम्हें क्या दिया, ये मत पूछो कि वतन ने तुम्हें क्या दिया, ये पूछो कि तुमने वतन के लिए क्या किया। तो इस जीत से आप काम करिए कि आप हमेशा डिमांडिंग उसमें रहे कि हाँ हमें ये नहीं मिला कंट्री में। अरे आपको 74 साल हुए हैं, 74 साल बहुत यंग कंट्री है, अभी हमें बहुत करना है इस देश को, और आपको अपना कमिटमेंट समझ के करेंगे तभी कंट्री आगे बढ़ेगी। एक पुरानी सी एक हमारे राष्ट्रकवि हैं नीतीश चंद्र, उनको राष्ट्रकवि का दर्जा दिया गया था, उनको पद्म भूषण भी मिला था।
और उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा था कि जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार। तो ये सब कवि जो थे, इन्होंने वो फेज देखा था आज़ादी का, तभी उनके विचार ऐसे थे। मैं थोड़ा सा आपको 2 मिनट भारत के बारे में बताना चाहूँगा। हम अलग कैसे हैं, हमारा देश अलग कैसे है, हम क्यों अलग है कंट्री से। यदि आप देखें तो भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, हम सबसे बड़ी सर्वाइविंग सक्सेसफुल डेमोक्रेसी है, क्योंकि हम पूरे विश्व के लिए लेसन है कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री और सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक कंट्री। दूसरा उदाहरण, यदि आप सारे सिविलाइजेशन देखें भारत में, तो मतलब विश्व में, चाहे वो ग्रीक सिविलाइजेशन हो, चाइनीज हो, रोमानियन एम्पायर हो, चाहे आपका इजिप्ट का डायनेस्टी हो, सब खत्म हो गए। हम विश्व में सबसे पुराने सिविलाइजेशन है जो एग्जिस्ट करते हैं। हम सबसे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, हम सबसे बड़े सिविलाइजेशन हैं जो कभी, इसलिए इकबाल साहब ने कहा था, यूनान मिस्र रोम, यूनान मिस्र रोमा, रोम नहीं कहा था, रोमा कहा था उन्होंने, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से। बात कुछ है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे, जब सदियों रहा है दुश्मन दौरे दौरे जहां, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये इकबाल साहब ने लिखा था कि सारे सिविलाइजेशन खत्म हो गए, लेकिन आपका सिविलाइजेशन अभी भी सर्वाइव कर रहा है। तीसरा पॉइंट, हम एक अकेले कंट्री हैं पूरे वर्ल्ड में जिसने किसी कंट्री पर अटैक नहीं किया। हम अकेले कंट्री हैं जिसने कभी इन्वेट करने का नहीं सोचा, कभी ये नहीं सोचा कि हम पाकिस्तान पर अटैक करके उसकी ज़मीन अपने अंदर कर लें, चाइना पर अटैक करके चाइना की ज़मीन अंदर करें। हम हमेशा पीस लविंग रहे। हमने हमेशा लोगों को पहले समझाने की कोशिश की, पाकिस्तान अटैक किया तो जवाब भी दिया, लेकिन हमने कभी अटैक किसी कंट्री भी नहीं किया। हम अकेले कंट्री हैं विश्व में। चौथा पॉइंट, यदि आपसे पूछा जाए कि विश्व में कौन सा देश है जहां सारे धर्म माने जाते हैं, केवल एक देश है विश्व में जहां सारे धर्म माने जाते हैं। आपको हर रिलीजन का आदमी मिल जाएगा, हर रिलीजन को फ्रीडम है, हर रिलीजन की रिस्पेक्ट है, हर रिलीजन की वैल्यू है। आप यदि हिस्ट्री उठाएं तो पारसी जो थे वो वर्ल्ड से खत्म हो गए, हिंदुस्तान में भी। ज्यूज जो थे पूरे यूरोप से खत्म हो गए, लेकिन इंडिया में ज्यूज अभी भी सर्वाइव करते हैं। इजराइल की कंट्री में, मैं दिसंबर में इजराइल में गया था, तो मैंने वहाँ पढ़ा सुना लोगों से कि इजराइल ने जब अपनी हिस्ट्री लिखी, तो इजराइल ने अपनी हिस्ट्री में कि जब सारी ट्रेस की जो कंट्री बना, तो उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी और लिखा कि साहब हम भारत के शुक्रगुजार हैं कि केवल एक कंट्री हमें ऐसा मिला हिस्ट्री में जिसने इजराइल को प्रोसिक्यूट तो छोड़िए, डिस्क्रिमिनेट नहीं किया। मतलब एक कंट्री को आइडेंटिफाई किया, वो इंडिया था, जिसने इजराइल में कभी कुछ इंटरफेयर ही नहीं किया उनके बाद। तो आप एक उस तरीके के कि सारे रिलीजन माने जाते हैं। अब हम वर्ल्ड में क्रिश्चियनिटी बहुत बड़ा रिलीजन है यूरोप में, लेकिन विश्व की सबसे पुरानी चर्च कहाँ है? मालाबार कोस्ट, केरला। मतलब यूरोप में क्रिश्चियनिटी सबसे पॉपुलर है, लेकिन सबसे पुरानी चर्च आपके कंट्री में है, मालाबार कोस्ट, केरला। ठीक है। यदि हम बात करें इस्लाम की, इस्लाम में 72 फिरके होते हैं। मैं अलीगढ़ से पढ़ा हूँ, 14 साल अलीगढ़ रहा हूँ, थोड़ा उसका ज्ञान रखता हूँ। तो 72 फिरके होते हैं। केवल भारत ऐसा देश है जहाँ 72 के 72 फिरके इस्लाम के मौजूद हैं, किसी मुस्लिम कंट्री में भी नहीं। आप ये इस चीज़ को आप समझेंगे। यदि आप यूनिटी की बात, हिंदूज की बात करें, अब यदि मैं किसी से पूछूं, वो कहेगा साहब मैं तो राम भक्त। ठीक है, आप बहुत अच्छी बात है, राम भक्त है। यदि आप राम भक्त जो है, उसके लिए कंट्री में रिलीजन के सेंटिमेंट्स कहाँ हैं? अयोध्या नॉर्थ, राम सेतु साउथ। तो पूरा नॉर्थ से साउथ तक वो पूरा जुड़ा हुआ है कंट्री में। यदि वो राम भक्त है, वो कहता नहीं साहब मैं तो शंकर जी का भक्त हूँ। कैसा, मैं शंकर जी का पैदा धाम में बैठे हैं, अपने शंकर जी का भक्त हूँ। ठीक है, वो कहाँ जुड़ा हुआ है? अमरनाथ से लेकर रामेश्वरम तक पूरा कंट्री नाप दिया आपने
रिलीजन फॉलो हो रहे हैं, मतलब होल कंट्री इज यूनाइटेड फॉर द रिलीजन। अमरनाथ की अपनी मान्यता है, रामेश्वरम की अपनी मान्यता है। वो कहते नहीं साहब मैं तो देवी को मानता हूँ, ठीक है, वैष्णो देवी नॉर्थ एक्सट्रीम, कन्याकुमारी साउथ एक्सट्रीम। तो आप पूरा कंट्री आपने नाम दिया है यूनाइटेड, वी आर यूनाइटेड कंट्री। यदि आप में से जो लोग रामेश्वरम को ही गए, यस, रामेश्वरम में जब आप पूजा करने जाते हैं उससे पहले 22 कुएं हैं, उनमें स्नान करना। उन कुओं का महत्व क्या है? वो कहते हैं साहब ये 22 तीर्थ हैं देश के, आपको इनमें स्नान करना है। तो आप एक्सट्रीम साउथ में बैठे हुए भी पूरे कंट्री को यूनाइटेड मान रहे हैं कि हम सब एक हैं। आप 22 कुओं में स्नान करके तब मंदिर के दर्शन करें। आप शिवलिंग का यदि दर्शन करते हैं रामेश्वरम में, तो पंडित कहता है कि साहब अभी रुकिए, आप पहले वाले शिवलिंग के दर्शन करके आए। तो आप पूछते हैं साहब वाले शिवलिंग कौन है? तो बोले साहब वो काशी विश्वनाथ। पहले आपको उनके दर्शन करने हैं, फिर आप रामेश्वर के दर्शन करें। मतलब पहले नॉर्थ में करेंगे फिर साउथ में। मतलब आप नॉर्थ साउथ हजारों किलोमीटर दूर, लेकिन आप कहिए मतलब वहां भी यूनाइटेड है। आप लोग जो पूजा करते हैं तो पंडित एक हाथ चिलमन से आचमन कराता है, उस पर जल रखता है, ठीक है, और आपसे क्या बोलता है? गंगा जमुना कावेरी नर्मदा सिंधु सनिधे गोदावरी सनिधे कुरु। मतलब ये है कि मैं देश की सारी नदियों का जल इसको मानते हुए समर्पित करता हूं, ठीक है। क्या मतलब है इसका? क्या पूरे कंट्री को यूनाइट कर, पूरा देश आपका एक, उसमें आप पूरे देश में, आप चाहे एक्सट्रीम नॉर्थ में बैठे हो, साउथ में बैठे हो, ईस्ट में बैठे हो, बट जब आप पूजा कर रहे हैं तो आप पूरे कंट्री को एक मान रहे हैं और कह रहे हैं कि हम सब एक हैं, तो सबको एक कर रहे हैं। थोड़ा सा आगे चले, हमारा अभी हमने राष्ट्र गीत गाया जनगण मन, पंजाब सिंध गुजरात मराठा। सिंध भारत का हिस्सा है, सिंध भारत का हिस्सा है। इसमें सुप्रीम कोर्ट में रिट भी हुई थी, लेकिन गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि हम सिंध नहीं हटाएंगे। इस पर रिट की गई थी आज से 8 साल पहले कि साहब ये हमारा सिंध जो हमारा हिस्सा नहीं है, तो हम क्यों गाते हैं पंजाब सिंध गुजरात मराठा, जब हम सिंध तो पाकिस्तान का हिस्सा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे रूल आउट कर दिया कि नहीं, ये एक फीलिंग से जुड़ा हुआ वर्ड है, इसको हम नहीं हटाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने रिट टर्न डाउन कर दिया। तो हमारी फीलिंग देखिए कि आज लोग कहते हैं पंजाब सिंध गुजरात मराठा, हमने उसको भी नहीं हटाया अपनी लाइन से। थोड़ा सा यदि आगे चले, गुरु नानक देव जो सिख के गुरु हैं, वो जो ननकाना साहब हैं, जो उनकी बर्थ प्लेस है वो पाकिस्तान में, ठीक है। रिलीजन हमारे यहाँ फॉलो होता है, पाकिस्तान वाले उसको ओन भी नहीं करते, लेकिन रिलीजन हमारे यहाँ फॉलो होता है, लेकिन ननकाना साहब पाकिस्तान में। आप हमारी वो देखिए कम्युनिटी का, मेरे हिसाब से मैं मानता हूं कि 3 शब्द हैं जिनको हमें बड़ा सोच के समझना चाहिए। पहला है देश, फिर है राज्य, फिर है राष्ट्र। देश मेरे हिसाब से जमीन जिसके लिए लड़ाई होती है, देश जमीन है। राज्य एक पॉलिटिकल टेरिटरी, एक राजनीतिक, यदि आप हिस्ट्री में यूएसएसआर एक राज्य था, लेकिन जब वहां पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हुआ तो 15 टुकड़ों में बटा, टूट गया। और यदि आप एग्जाम्पल लें यूरोप का, पूरा यूरोप 1000 साल तक रोमानियन एम्पायर ने इसको लूट किया, लेकिन जब वो टूटा पॉलिटिकल उसका कंट्रोल, तो सारे कंट्री बन गए। यदि आज आप देखें कि एक ब्रिटिश और एक फ्रेंच आदमी में उतना फर्क नहीं होगा जितना एक पंजाबी और प्योर साउथ इंडियन में होगा, लेकिन फिर भी वो पंजाबी साउथ इंडियन एक हैं और ब्रिटिश फ्रेंच एक नहीं, वो आज भी लड़ रही है, ठीक है। यदि आप थोड़ा सा, मेरे हिसाब से राष्ट्र का मतलब है एक कॉन्शियसनेस, एक चेतना। मतलब इट इज नाइदर अ लैंड, नाइदर इट्स अ पॉलिटिकल टेरिटरी। हमारे हिसाब से एक नेशनैलिटी इज अ जियो कल्चरल कंसेप्ट, इट इज नॉट अ पॉलिटिको टेरिटोरियल कंसेप्ट। पॉलिटिक्स और टेरिटरी की लड़ाई नहीं है, यहाँ हमारी चेतना कॉन्शियसनेस इन्वॉल्व होती है। इसलिए हम देश को देश नहीं कहते, हम भारत माता कहते हैं। हम लोग जब कहते हैं तो हमारा चेतना क्या है, हम भारत माता कहते हैं। वी कंपेयर आवर कंट्री विद अ मदर दैट इज भारत माता, तो हम और कंट्रियों से बिल्कुल अलग होते हैं, ठीक है। आज आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड में इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं, इतने
झगड़े हो रहे हैं, इतनी चीज़ें चल रही हैं। यदि सॉल्यूशन इन सब चीज़ों का कोई दे सकता है तो केवल एक कंट्री है, भारत। यदि आप अपनी इतिहास को उठाएं, भगवान राम ने रावण पे अटैक किया, रावण को मारा, श्रीलंका गए, जीती, लेकिन वहां कोई अपना उत्तरदायित्व नहीं उठाया, कभी अपना राज्य नहीं बनाया, उनको छोड़ के चले आए, बोले हमने ठीक है अपना काम किया, हमारा काम हो गया, आप अपना राज्य संभालिए, आप अपना देश संभालिए, वापस आए। हमने कभी उस पर अपना राज्य नहीं बनाया। दूसरे एग्जाम्पल में, मैं कुछ साल पहले एक छोटे कंट्री में गया ईस्ट में, कंबोडिया। मुझे नहीं पता था कंबोडिया के बारे में ज़्यादा। जब मैं वहाँ पता चला कि हमारे ऋषि कंबुज, उसका नाम, पुराना नाम कंबुज, हमारे कंबु ऋषि जो थे वो कंबोडिया गए, उन्होंने वह सिविलाइजेशन डेवलप किया। जब वो सिविलाइज हो गए, वापस आ गए हिंदुस्तान और कहा आप अपना देश रखिए, हमने हमारा काम हो गया क्या। हमने कभी भी किसी कंट्री को अपना बनाने की कोशिश नहीं की। और आज जो वर्ल्ड में सिचुएशन है वो यही है कि हर कंट्री दूसरे कंट्री से लड़के जगह पकड़ना चाहता है, केवल इंडिया को छोड़। कुछ चीजें मैं आज इस मंच से कहना चाहूंगा। पहला तो ये है कि ये हमारे संस्थान का पहला स्वतंत्रता दिवस है। ये एक यादगार दिन रहेगा, और यादगार इसलिए रहेगा कि हम लोग बहुत कुछ ही लोग हैं अभी यहाँ के संस्थान में। हम लोग एक कठिन समय से देश और हम सब गुजर रहे हैं कोरोना की वजह से। हम सब समझते हैं कि कोरोना की वजह से ये प्रोग्राम करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि हम लोग कई लिमिटेशंस हैं। आगे आने वाले 26 जनवरी या 15 अगस्त से हम लोग ये प्रयत्न करेंगे कि जो लोग संस्थान में, आप सब अच्छा काम कर रहे हैं, उससे मुझे कोई इसमें कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन जो बहुत अच्छा काम करेगा उसको पुरस्कारित किया जाएगा, उसको सम्मानित किया जाएगा। तो जो भी अपने कार्य क्षेत्र में यदि कोई भी मतलब रूटीन से हटके बेहतर काम कर रहा है और वो संस्थान के योगदान ऐसा कर रहा है जो संस्थान की प्रगति में उसका बहुत महत्व है, उसको सम्मानित किया जाएगा, पुरस्कारित किया जाएगा। और इसकी जिम्मेदारी मैं अपने डीडीए साहब को दूंगा कि वो 1 महीने पहले इसमें चयन कर लिया करें कि कौन ऐसे हमारे कर्मचारी हैं या फैकल्टी हैं जो भी हैं, उनको सम्मानित किया जाए, क्योंकि ये पहला है, इसलिए हमने इसको इस बार नहीं रखा। दूसरी चीज़, मैं ये फैकल्टी से भी रिक्वेस्ट करूंगा, डीडीए साहब से भी करूंगा कि आगे से हम लोग के प्रोग्राम में ड्रेस कोड हम लोग, देखिए ऐसा है कि हम एक राष्ट्रीय पर्व के लिए इकट्ठे होते हैं, दिवाली पे हम इकट्ठे होते हैं, सब नए कपड़े पहनते हैं, ईद पे सब नए कपड़े पहनते हैं, तो ये भी एक फेस्टिवल है। हम एक संस्थान का ड्रेस कोड बनाएं, जाके हम सब एक से ड्रेस में आएंगे तो हम और अच्छे लगेंगे और हमें यूनिटी एक और दिखेगी कि हम सब एक से दिखते हैं और एक सा पहनते हैं और एक सा करते हैं। तो ये भी मैं चाहूँगा कि आगे आने वाले प्रोग्राम में उस पर भी सोचें। राष्ट्र को बनाने में सिर्फ सैनिक का योगदान नहीं होता है, सैनिक का बहुत बड़ा योगदान होता है, लेकिन सिर्फ सैनिक का योगदान नहीं होता है। आप जिस जगह पे बैठे हैं, जो जिम्मेदारी आपके पास है, यदि आप उसको पूरी निष्ठा के साथ कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ कर रहे हैं और योगदान दे रहे हैं, आप भी राष्ट्र निर्माण में उतना ही योगदान करेंगे। कोई भी आदमी अपनी जगह, चाहे वो हमारा सफाई कर्मचारी हो, चाहे हमारा सिक्योरिटी का कोई गार्ड हो, चाहे हमारे ऑफिस का कोई कर्मचारी हो, चाहे हमारी फैकल्टी हो, यदि जो आपको काम दिया गया है, जो आपसे अपेक्षा है, यदि आप वो काम भी ईमानदारी से कर रहे हैं, आप राष्ट्र में उतना ही योगदान कर रहे हैं, इतना सैनिक कर रहे हैं। इस चीज से ये संस्थान जो है, ये एक राष्ट्र की धरोहर है, जिस संस्थान को हम लोगों को बनाना है। यदि हम इस संस्थान को जितनी जल्दी बना पाएंगे, जितनी जल्दी हम इसको खड़ा कर पाएंगे, चाहे हमारा अस्पताल हो, चाहे हमारा कॉलेज हो, चाहे हमारी ट्रेनिंग के विंग्स हो, उतना हम सोसाइटी को दे पाएंगे, उतनी जल्दी दे पाएंगे। जितने दे पाएंगे वो हम सबका योगदान, हम सब भी राष्ट्र निर्माण में काम कर रहे हैं। तो आप में से कोई अपने को ये कम ना समझे कि हम राष्ट्र निर्माण में काम नहीं कर रहे हैं। आपका योगदान भी उतना ही महत्वपूर्ण है यदि सच्ची निष्ठा से किया होता है। लेकिन हाँ, यदि आप काम नहीं कर रहे हैं, आपको तनख्वाह दी जा रही है और आप काम नहीं कर रहे हैं या अपना योगदान नहीं कर रहे हैं, तो हम राष्ट्र के साथ ही गद्दारी कर रहे हैं, क्योंकि आपको
जो अपेक्षा की जा रही है कि हम वो नहीं कर रहे, तनख्वाह भी ले रहे हैं, तो हम राष्ट्र की बात, अहित की बात करें तो वो सहन नहीं किया जाएगा किसी भी स्तर पर, चाहे वो कोई स्तर हो। यदि कोई भी इस संस्थान में योगदान नहीं कर रहा है तो उसका योगदान संस्थान में नहीं चाहिए, ये आप लोग समझें, क्योंकि जो यहाँ रहेगा वो योगदान करेगा, राष्ट्र निर्माण में सहयोग करेगा। मैं एक इस मन से चीज गलत कर जाऊंगा, ये धन्यवाद नहीं दूंगा 3 लोगों का। एक तो डॉक्टर पांडी, क्योंकि डॉक्टर पांडी को मैंने 3 दिन पहले ही कहा कि भाई हमको एक प्रोग्राम करना है, बड़ी दुविधा में थे कहाँ करें, डीडी साहब बात कर रहे थे कहाँ किया जाए। डॉक्टर गोगोई और डॉक्टर विवेक, आई थिंक इनको ताली बजा के इनका संबोधन किया जाए कि इन्होंने बहुत करके सहयोग कई लोगों का रहा होगा उसमें, लेकिन हाँ इन 3 लोगों ने वाकई इस प्रोग्राम को करने में अपना भरपूर योगदान दिया है। तो मैं संस्थान की तरफ से इन तीनों का एक धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि हमारा पहला एक कार्यक्रम किया गया। और एक बार जोर से बोले, जय हिंद, हिंद, भारत माता की जय। और क्या रहेगा तीसरा? कैसे बोलिए जोर से, मातरम।